आप और मैं गाड़ियां चलाते हैं, कार्बन गैस एमिट हो रहा है। इंडस्ट्रिया इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या क्या कहते हैं, बिजली के पैदावार के लिए मशीनें चलाते हैं। वो मशीनें जो चल रही हैं बिजली से चल रही हैं, वो बिजली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? सारी तो पानी से नहीं है, सारी तो सोलर से नहीं है, मोस्टली तो कार्बन से है, यानी ऑयल से, गैस से है। तो कार्बन गैस खारिज हो रहा है। सो द एमिशन ऑफ कार्बन गैसेस हो रहा है, for which developed and developing world are equally responsible। developed and developing world equally responsible है। कौन कहता है? UNFCC। वो कहता है कि कयोटो कयोटो जापान का एक शहर है। कयोटो प्रोटोकॉल कयोटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, मेरे ख्याल में 1997 में था। उसमें क्या हुआ था? कार्बन कोटा रिलीज इशू हुआ था। कार्बन कोटा वाज अलॉटेड टू कंट्रीज। कार्बन कोटा अलॉट हुआ था टू कंट्रीज। ममालिक को कार्बन कोटा अलॉट हुआ था। वो जो कार्बन कोटा अलॉट हुआ था, ममालिक को क्या कर दिया गया था? एडवाइज्ड किया गया था टू रिस्ट्रिक्ट देयर एमिशंस। अपने एमिशंस को उसके मुताबिक क्या कर दें? रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी उस कार्बन कोटा लिमिट को क्रॉस ना करे। लेकिन सच क्या है? तकरीबन 40 कंट्रीज, मेरे ख्याल में आजकल 40 से भी ज्यादा हो गए, पहले 38 कंट्रीज थे। 40 कंट्रीज क्रॉसिंग द लिमिट। वो जो कार्बन कोटा लिमिट है वो क्रॉस किए जा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज चाइना। मुझे अब एग्जैक्ट चाइना की फिगर याद नहीं है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि चाइना 33% से ज्यादा है। दूसरा यूएस है, 15% आसपास है। तीसरा इंडिया है, 9% प्लस है। आजकल वो 10 को टच कर रहा है, शायद बढ़ भी गया हो। उसके बाद यूरोप है। यूरोप 9% प्लस है। उसके बाद ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं, वो मेजर एमिटर्स हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, कतर, वेनेजुएला, रशिया, ब्राजील एक्सेट्रा। ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, ये कर रहे हैं। इसके अलावा फिर और कौन से ममालिक हैं? आसियान कंट्रीज। आसियान 10 ममालिक हैं, 10 कंट्रीज हैं। ये सब अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपीन, ये सब क्रॉस कर चुके हैं। उसके अलावा फिर ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सब क्रॉस कर चुके हैं। So there are 40 plus minus countries in the world crossing the carbon quota limit। ये यूएस कह रहा है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड कह रहा है कि एनवायरनमेंट हमारा कॉमन है। वो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है, और वो राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ मोर कार्बन गैसेस एमिशन। और वो कार्बन गैसेस एमिट कर रहा है सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं, डेवलपिंग वर्ल्ड भी। देयर फोर, तो मतलब क्या, हम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। देयर फोर इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कार्बन कट्स। हमने कार्बन गैसेस को कट करने पड़ेंगे। कार्बन गैसेस कट करने पड़ेंगे, ये यूएस कहता है, डेवलप्ड वर्ल्ड कहता है। नाउ आगे जाओ। स्टांस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। स्टांस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ, आगे कर लो बेटे।
ग्लोबल साउथ क्या कहता है? लेड बाय चाइना। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एग्रीड, हम मानते हैं। दूसरा, मेजर एमिटर्स आर बोथ फ्रॉम द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। हम मानते हैं कि जो करंट एमिटर्स हैं वो दोनों डेवलप्ड वर्ल्ड से भी हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड से भी हैं। हम ये भी मानते हैं जो करंट एमिटर्स हैं वो सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड से नहीं है, डेवलपिंग वर्ल्ड से। हम ये भी मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि कार्बन गैसेस की वजह से एनवायरमेंट पोल्यूट हुआ है, टेम्परेचर में राइज आया है। ये सारी बातें आपकी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड भी कर रहा है। लेकिन यूएनएफसीसी जिसको आप कोट कर रहे हो, यानी यूएस या डेवलप्ड वर्ल्ड आप कोट कर रहे हो, मैं भी उसी की कोट करता हूं कि 67% ऑफ द टोटल एमिशन, 67% of the total emission is by the developed world। वो तो डेवलप्ड वर्ल्ड ने कर रखी है। जो टोटल एमिशन है उस एमिशन का, यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तब से लेके आज तक जितनी भी कार्बन गैसेस की एमिशन हुई है, उस एमिशन में 67% कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड वर्ल्ड का है, डेवलपिंग वर्ल्ड का नहीं है। मतलब क्या? और डेवलपिंग वर्ल्ड कितनी है? हैज कंट्रीब्यूटेड 33%। तो हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। इसी बात को एक और तरीके से वो करता है। जो ग्लोबल नॉर्थ है वो क्या है? 12% ऑफ पॉपुलेशन है। वो क्या है? 12% ऑफ पॉपुलेशन है। एंड हैज एमिटेड, उसने एमिट किया हुआ है 67% ऑफ द टोटल कार्बन गैसेस। यानी ग्लोबल नॉर्थ जिसकी पॉपुलेशन साइज 12% है, उसने 67% एमिशन कर रखी है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ जो कि 88% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, 88% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, उसने 33% एमिशन कर रखी है। तो हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, अजान खत्म होने दे, दोबारा शुरू करेंगे प्लीज। ओके, नाउ तो हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने ज्यादा एमिशन कर रखी है। एक और बात वो क्या कर रहा है? डेवलप्ड वर्ल्ड ने क्या किया हुआ है? डेवलप्ड वर्ल्ड हैज बीन एमिटिंग, वो एमिट किया जा रहा है सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या? फॉर द पास्ट
मोर देन 150 ईयर्स से आप पोल्यूट किए जा रहे हैं। वाइल emission फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी इमिशन क्या है, इज रिसेंट फिनोमेना। वो तो रिसेंट है, मतलब क्या, 1980s, 90s एंड ऑनवर्ड्स हैं। हमने तो अभी ये मिशन बढ़ाई है, आप तो पिछले 150 साल से एमिट किए जा रहे हो। तो आपने दुनिया को ज्यादा पोल्यूट किया है और हमारी कंट्रीब्यूशन कम है। उसके बाद एक और ओपिनियन उसका क्या, दैट इज डेवलप्ड वर्ल्ड मस्ट मेक कार्बन कट्स फर्स्ट। डेवलप्ड वर्ल्ड क्या कर दें, मस्ट मेक कार्बन कट्स फर्स्ट, वो कार्बन कट्स पहले कर दें। एंड गिव टाइम, टाइम दे दें, गिव टाइम टू डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड को टाइम दे दें टू शिफ्ट ऑन टू क्लीन एनर्जी। आप कार्बन कट शुरू कर दें और हमें टाइम दे दें, ऐसा क्यों? बिकॉज डेवलप्ड वर्ल्ड हैज मनी, उसके पास पैसा है, फंड्स है उसके पास, उनकी इकोनॉमी सेचुरेट हो चुकी है, उनकी मैक्सिमम सोशल ग्रोथ हो चुकी है। और हमारे पास पैसा भी कम है, हमारी सोशल ग्रोथ भी उतनी नहीं हुई है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आपके यहां हो चुका है, हमारे यहां अभी होना है। प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी लाइक सोलर, विंड, सिविल, न्यूक्लियर, आपके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं। इसलिए आपको पहले शिफ्ट होना होगा और हमें टाइम दो। सो ये डिवाइड चलता रहा फ्रॉम COP 1 टिल COP 21। नेक्स्ट, आगे जाइए बेटे। अस्मा, मारिया, जो भी स्लाइड डील कर रहे हैं उसको कहें आगे जाएं ना। अब स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं ऑन COP 21। आधा घंटा बाद COP 21, COP 21, इसी को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी कहते हैं। अस्मा, मारिया, आप लोग रिस्पॉन्ड करें प्लीज, ये स्लाइड आगे करें। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में, 2015 में। इसी एक को ज्यादातर फोकस क्यों कर रहा हूं, या हम क्यों करें, ये कोई भी क्यों कर रहा है? इट वॉज द फर्स्ट बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये पहला बाइंडिंग एग्रीमेंट था। मतलब क्या, ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स, आगे जाओ यार, ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स, जी, ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट, ये डिस्प्ले कर दें। ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स वो क्या थे? वर एडवाइजरी, वो एडवाइजरी थे और नॉन बाइंडिंग थे। मतलब क्या, पाबंदी किसी पे नहीं थी फॉलो करना, वो एडवाइजरी थे।
बट COP 21 और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वॉज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाइंडिंग कैसे था? नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं था। वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, रादर वर्ल्ड पावर्स वर टू मेक इट बाइंडिंग। उन्होंने बाइंडिंग बनाना था। मिसाल के तौर पे किसने करना? ईजी सबसे पहले यूएस ने करना था, यूरोप ने करना था, चाइना ने करना था। ये बड़े बड़े पावर्स ने इसको इंप्लीमेंट करवाना था अंडर लीड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, बल्कि पावरफुल स्टेट्स ने ये गारंटी ले ली कि हम इसको बाइंडिंग बनाएंगे। और किसने कहा? यूएस ने कहा। जब यूएस ने कहा, फिर दुनिया ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसमें आ जाती। था कैसे? All the world countries agreed on 45% cuts। 45% कट पे एग्री कर गए। सिंपल। डेवलप्ड वर्ल्ड एग्री कर गया 45% कट पे बाय 2030, बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। जो डेवलप्ड वर्ल्ड थी उसने कहा कि हम 45% कट करेंगे। यूएस ने कहा कि हम 45% कट करेंगे बाय 2030। यूरोप ने भी यही कहा, कनाडा ने भी यही कहा, चाइना ने, इंडिया ने, एंड लेस रस्ट ने 2040 तक, यानी 10 साल उनको गैप मिला, 45% कट करेंगे बाय 2040। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो एग्रीड ऑन कार्बन कट ऑफ प्लान। मिसाल के तौर पे दुनिया में बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, एक्सन मोबिल, चाइना नेशनल पावर कंपनी या पेट्रोलियम कंपनी, अरामको सऊदी अरेबिया की है, गैस प्रोम रशिया की है, सो मेनी मोर हाइड्रोकार्बन कंपनीज हैं। इस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, गाड़ियों की कंपनी, मिसाल के तौर पर टयोटा, फोर्ड, वॉल्क्सवैगन, जीएम मोटर्स। इसी तरीके से फिर फूड इंडस्ट्रीज हैं, वगैरह वगैरह, पेप्सी कोला, कोका कोला, इन सब ने क्या कहा कि हम 45% कट करेंगे बाय 2030। अगेंस्ट, यानी जो उस वक्त 2015 में वो एमिशन कर रहे थे, स्टैंडर्ड बेसिकली 2010 का किया था। 2010 वाज मेड द स्टैंडर्ड ईयर, क्योंकि वो साल बहुत ज्यादा एमिशन थी। तो 2010 was kept as the standard year। आप वो 2010 बताओ या 2015 बताओ, तुम उनकी मर्जी है। लेकिन 2030 तक डेवलप्ड वर्ल्ड ने कट करना था 45%, और 2040 तक डेवलपिंग वर्ल्ड ने कट करना था 45% कट। और मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि 23 कंपनीज थी, उन्होंने कहा कि हम 45% कट करेंगे बाय 2030। ये जो डेवलप क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये मोस्टली किसकी हैं? अगेन डेवलप्ड वर्ल्ड की हैं, सिवाय चंद के जो कि बाकी सारी डेवलप्ड वर्ल्ड की हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला, ये किसी एक मुल्क की तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। कोका कोला की कंपनीज हर जगह पे हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल टोयोटा के तकरीबन कोई 80 ममालिक में उसके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एंड गो ऑन। तो ये हर मुल्क में अपनी अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज। एक तो मुल्क एंटिटी है, मुल्क ने अलग पार्टिसिपेट किया, या कंट्रीज ने अलग पार्टिसिपेट किया, मल्टीनेशनल कंपनीज ने अलग पार्टिसिपेट किया, और इन सब ने कहा कि हम 45% कट करेंगे। बाइंडिंग एग्रीमेंट, मैंने आपको बता दिया कि बाइंडिंग एग्रीमेंट कैसा होगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर साथ में ये भी डिसाइड हुआ कि आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल बाद
एवेल्यूएशन प्लान प्रेजेंट किया जाएगा। हर मुल्क ने कितने कट किए, हर मल्टीनेशनल कंपनी ने कितने कट किए, 5 साल बाद एवेल्युएट किए जाएंगे। मतलब क्या, COP 21 में ये प्रॉमिस हुआ, तो फिर COP 26 में एवेल्युएशन प्रेजेंट होनी थी, एवेल्युएशन प्लान प्रेजेंट होना था। फिर अगला COP 31 में होगा, अगला COP 37 में होगा, नहीं 36 में, COP 36 में होगा। तो हर 5 कॉप्स के बाद एवेल्युएशन प्रेजेंट करनी थी। एक और बड़ा सक्सेस इसका क्या था? प्लांटेशन। याद रखो, प्लांटेशन के बारे में बड़े बड़े मूव्स हुए हैं, वो पुराने मूव्स भी बता दूं। फ्रॉम COP 1 टिल COP 14 में क्या था? प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, और उसके लिए क्या हो? फंड एलोकेशन हो, फंड एलोकेशन हो। फिर COP 15, और ऑल्सो कॉल्ड कोपनहेगन। कोपनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। कोपनहेगन कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ? प्लांटेशन ऑफ 2 न्यू फॉरेस्ट लिखा हुआ है, 2 नए फॉरेस्ट प्लांट होने थे। वन इन ब्राजील, सेकंड इन इंडोनेशिया, दूसरा इन इंडोनेशिया होना था। किसने करना था? मेजर एमिटर्स ने। पैसा किसने देना था? मेजर एमिटर्स ने, इन नए फॉरेस्ट को प्लांट करने के लिए, एक ब्राजील में, दूसरा इंडोनेशिया में। COP 21 में क्या हुआ? COP 21 में, जिसको हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहते हैं, बॉन चैलेंज दिया गया। बॉन जर्मनी का एक शहर है, वो चैलेंज दिया गया। जो COP 25 था इन 2019 was इन बॉन, जर्मनी। जर्मनी का शहर बॉन में COP 25 हुआ था। तो वो बॉन चैलेंज दिया गया था टू एवरी कंट्री, टू एवरी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टू एवरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। किस बारे में? प्लांटेशन टारगेट दिया गया था कि हर किसी ने प्लांटेशन करने हैं। एक और बड़ा सक्सेस का क्या था? फंड्स एलोकेशन। ये बहुत बड़ा सक्सेस था। और वो क्या था? $100 बिलियन बाई 2021। 2021 तक $100 बिलियन फंड जनरेट किया जाएगा। और वो कौन करेगा? बाई मेजर एमिटर्स। मोस्टली कौन करेगा? मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड करेगा। डेवलपिंग वर्ल्ड भी करता करता है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड ज्यादा करता है। ईजी फॉर एग्जांपल, यूएस अलोन या तो 26 बिलियन है या 25 बिलियन है। इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, यानी दुनिया ने जो टोटल कंट्रीब्यूशन करनी थी, उसका 25% अकेले किसने किया? करना था यूएस ने। उसके बाद यूरोप था, उसके बाद कनाडा था,
चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, जर्मनी, सॉरी क्या कहते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, रशिया था, एंड गो ऑन। सब ने कंट्रीब्यूट करना था। ऑल द मेजर एमिटर्स वर सपोज टू कंट्रीब्यूट, लेकिन मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड, दूसरा डेवलपिंग वर्ल्ड। तो दुनिया का ये पहला मेजर सक्सेसफुल एग्रीमेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? कैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे हुआ। क्यों हुआ? इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? ओबामा वॉज इंस्ट्रूमेंटल। ओबामा इंस्ट्रूमेंटल था टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो COP 21 था, उसमें लीडिंग रोल किसने प्ले किया? ओबामा ने। कैसे? उसने क्या कहा? क्लाइमेट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। उससे पहले बुश थे। बुश डिड नॉट एग्री टू दिस। बुश ये नहीं मानते थे कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल है और ये हो रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी को ये थ्रेट है। बुश ये बात नहीं मानते थे। 8 साल उसने हुकूमत की। उससे पहले उसका बाप ने हुकूमत की थी, बुश जूनियर, सीनियर। वो भी नहीं मानते थे। लेकिन ओबामा ने क्या कहा कि क्लाइमेट चेंज यूएस की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा मसला है। न रशिया सबसे बड़ा मसला है, न चाइना सबसे बड़ा मसला है, न वॉर एंड टेरर सबसे बड़ा मसला है, बल्कि दो मसले हैं। एक क्लाइमेट चेंज, दूसरा साइबर सिक्योरिटी। साइबर। तो ओबामा ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा मसला क्या डिक्लेयर कर दिया? क्लाइमेट चेंज। तो जब ये कर दिया, तो फिर उसने क्या कर दिया? अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी कार्बनाइजेशन, यानी कार्बन गैसेस को कम करने का प्लान दिया और शुरू कर दिया। लंबी लिस्ट है, कुछ बड़ी बड़ी बातें बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज, लाइक लाइक टेस्ला, उसको प्रमोट करना। ये कार्बन गैसेस एमिट नहीं करते। दूसरा, उसने क्या कर दिया? दैट इज कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया एंड इंक्रीज किया। कैसे? इंडस्ट्री पे। वो इंडस्ट्री जो कार्बन पे चल रही है, वो ट्रांसपोर्ट जो कार्बन पे चल रहा है, वो डोमेस्टिक सेक्टर जो कार्बन गैसेस को कंज्यूम करे, यानी सोलर पे नहीं है, विंड पे नहीं है बिजली की प्रोडक्शन, बल्कि किससे हो रही है? कार्बन से हो रही है। वो ऑयल या गैस का इस्तेमाल हो रहा है। उन सब पे कार्बन टैक्स लागू किया। दो। तीसरा, उसने क्या कर दिया? बैन लगा दिया ऑन न्यू कोल प्रोजेक्ट्स। उसने कहा मजीद कोल प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाएंगे। और फिर फेज आउट प्लान दिया। फेज आउट या फेज डाउन, फेज आउट प्लान दिया फॉर ऑयल, गैस एंड कोल प्रोजेक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग ऑयल और गैस और कोल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको स्टेप वाइज खत्म किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोल प्रोजेक्ट्स, जो कोल प्रोजेक्ट्स थे, वर टू बी एलिमिनेटेड। वो एलिमिनेट होने थे।
इन नेक्स्ट 10 years, और नेक्स्ट 10 साल में वो खत्म होने दे। ओबामा ने ये किए। ऐसे एक लंबी लिस्ट है। और फिर एक एग्रेसिव प्लांटेशन ड्राइव किया विद इन द कंट्री। कितना एग्रेसिव था? द लार्जेस्ट एवर इन यूएस हिस्ट्री। यूएस की तारीख की सबसे ज्यादा प्लांटेशन जो अमेरिका में हुई है वो ओबामा के 8 साल में हुई है। एक और बड़ा, ऐसे कई सारे हैं। बिगेस्ट एवर ग्रोथ ऑफ सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री यूएस की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रो कर गई ओबामा के टाइम में। कितनी ग्रो कर गई है? इसने 800,000 जॉब्स क्रिएट किए। अंदाजा लगाओ कि कितना ये इंडस्ट्री प्रमोट हुई। ये तो नेशनल लेवल पे किया। ये क्या थे? नेशनल लेवल स्टेप्स थे ये। फिर इंटरनेशनल लेवल स्टेप्स टेकन बाय ओबामा। ओबामा ने इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स उठाए? नंबर 1, उसने खुद विजिट किया टू ऑल द मेजर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसर्स। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना का विजिट किया, इंडिया का विजिट किया, यूनाइटेड किंगडम का विजिट किया, ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया, ब्राजील का विजिट किया, साउथ अफ्रीका का विजिट किया, एंड गो ऑन। और बकिया जो कंपैरेटिवली छोटे ममालिक थे उनका विजिट करवाया किसके जरिए? अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या? हमारे यहां जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर, वो अमेरिका में उसको क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जॉन कैरी थे, उसने विजिट्स किए टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मेन कंट्रीज को खुद ओबामा ने विजिट किया, और जो कंपैरेटिवली छोटे ममालिक थे उनको विजिट किया जॉन कैरी ने। और फिर मेड ऑल एग्री, सबको एग्री करवाया ऑन साइनिंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एज बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये था ओबामा, ये ओबामा ने किया। सो दुनिया के तमाम या मेजॉरिटी ममालिक को कन्विंस करने में कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को एज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करे, उसमें रोल प्ले करने वाला ओबामा था। सो ऐसा क्यों हुआ? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ? उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? ओबामा। दूसरा, जी जिनपिंग, the Chinese president, was also, yeah, he also played a key role in making Paris Climate Agreement as a binding agreement. उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात, चाइना for the first time accepted the international pressure. इंटरनेशनल प्रेशर उसने एक्सेप्ट कर दिया। और किसने एक्सेप्ट किया? शी जिनपिंग ने। क्यों? कैसे? कि चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन गैसेस एमिटर है। करंटली दुनिया का सबसे बड़ा गैस, कार्बन गैसेस एमिट करने वाला चाइना है। तो इस वक्त करंट पोल्यूशन फैलाने वाला सबसे बड़ा ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज चाइना। बेशक यूरोप भी कट कर दे
यूएस भी कट कर दे, लेकिन अगर चाइना कट नहीं करता तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना एमिट्स मोर कार्बन गैसेस देन द कंबाइंड गैसेस बीइंग एमिटेड बाय यूएस एंड यूरोप। करंट जो चाइना एमिशन कर रहा है वो ज्यादा है देन द टोटल गैसेस करंटली एमिटेड बाय यूरोप, यूएस एंड कनाडा। उससे ज्यादा कर रहा है अकेला चाइना। तो इंटरनेशनल प्रेशर चाइना पे था कि भाई आप कुछ भी कर लो, आपको ये मानना होगा कि आप बड़े एमिटर हो। फिर चाइना नो मोर इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब आप अंडर डेवलप्ड कंट्री भी नहीं हो। क्यों? दुनिया में सबसे बड़ी सोलर इंडस्ट्री किसके पास है? इज विद चाइना। चाइना के पास है। कितनी? मोर देन 80% of solar panels produced and exported by China। आप खुद को ये नहीं कहो कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आपके पास है। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो भी आप हो। तो आप खुद को इकोनॉमिकली अंडर डेवलप किस तरह कहते हैं? इस वक्त दुनिया में दूसरी बड़ी इकोनॉमी आप हो। और फिर एक सेंटेंस मेरा याद रखो, चाइना मैन्युफैक्चर्स मोर देन द नेक्स्ट फोर। नेक्स्ट फोर का मतलब क्या? यूएस, जर्मनी, जापान, इंडिया। इन चार के मैन्युफैक्चर यानी इंडस्ट्री को मिला के उससे ज्यादा चाइना मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना खुद को कैसे कहता है कि मैं अंडर डेवलप्ड हूं? आप अंडर डेवलप्ड तो नहीं है, प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। सो यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी। आपको क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल प्रेशर था। वो इंटरनेशनल प्रेशर चाइना पे लीड किसने किया? यूएस ने लीड किया। और वो प्रेशर जी जिनपिंग ने एक्सेप्ट किया, उससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा एक क्या था? इंटरनल प्रेशर था। इंटरनल, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर था, एक इंटरनल प्रेशर था। इंटरनल प्रेशर क्या था? यूएस में, सॉरी, चाइना में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बेतहाशा बढ़ गई। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बेतहाशा बढ़ गई। और वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितनी थी कि चाइना में ब्रीदिंग इशू, ब्रीदिंग इशू सबसे ज्यादा बढ़ गया। पोल्यूशन बेतहाशा बढ़ गया। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर ने चाइना को प्रेशराइज कर दिया फॉर द इंटरनल एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन या क्लीनिंग के लिए जरूरी था कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए। और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी नेसेसरी। ये हमने चाइना में देखा अंडर जी जिनपिंग।
सो दूसरा बड़ा फैक्टर जो जी ने रियलाइज किया, दैट इज द नेशनल प्रेशर। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी ने क्या कहा कि चाइना इज नो मोर अ लोकल और स्मॉल पावर, चाइना इज द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। चाइना अब लोकल या छोटा पावर नहीं रहा, वो इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है। इट इज रेडी टू रिप्लेस यूएस एज द इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर के तौर पे यूएस को वो रिप्लेस करने लगा है, कई जगहों पे रिप्लेस कर चुका है, कई जगहों पे रिप्लेस करने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और फिर एक और चीज, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जिसका सीपैक हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसे बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी ने कहा। तो चाइना इज नो मोर अ लोकल कंट्री, इट इज द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। देयर फोर इट इज the responsibility of China to shoulder global responsibilities too. चाइना को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करनी पड़ेंगी, शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइना अब लोकल पावर तो है नहीं। अब यूएस जो ग्लोबल पावर रहा, तो उसने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शोल्डर की। अब अगर चाइना ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको शोल्डर करनी पड़ेगी। अब लगे हाथों आप लोगों को एक बड़ा अच्छा आइडिया देता हूं। यूएस एज अ वर्ल्ड पावर ऑन डिक्लाइन। कैसे? यूएस अंडर ट्रम्प, इस पे काम करो हर कोई। आपको आइडियाज मिलते हैं, फिर उन आइडियाज पे काम किया जाता है। अभी मेरे जहन में ये आइडिया दी आया इसी टॉपिक के रिलेटेड। यूएस अंडर ट्रम्प इज पुलिंग आउट ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल रहा है। लाइक डी कार्बनाइजेशन, जो पढ़ा रहा हूं, डी कार्बनाइजेशन से वो क्या कर रहा है, निकल रहा है। चाइना इज गेटिंग रेडी टू adopt the role of global leader in multiple issues like climate। अब आपको पढ़ाने लगा हूं, जी जिनपिंग क्या कर रहा है। जी जिनपिंग क्या करने लगा है क्लाइमेट के बारे में। हम लोग 13 मिनट्स ब्रेक करेंगे, 7:47 है मेरे पास, और हम लोग दोबारा शुरू करेंगे एग्जैक्ट शार्प 8 पे। अस्मा, मेरी आवाज आ रही है? शार्प 8 जी पे हम जी शुरू सर, करेंगे। डन। थैंक यू। All right, dear students, you are given break for the next 13 minutes. Till then, if you have any administration regarding QD, तो आपने अस्मा नवा CSS select करना है chat box पे and you have to ask. तब तक मैं अपनी slides आपके साथ share कर देती हूँ। बैठिए और 2-3 मिनट। अभी आप लोगों का if you have to ask anything, you will select Asma Noa CSS from your chat box and you will ask. कल आपकी बेटा इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की क्लास होगी विद सर मजर इलाही। उसका लिंक बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास आई विल बी शेयरिंग यू पीपल। ग्रुप्स में आप लोगों के बनाऊंगी इनरोल्ड स्टूडेंट्स के बैच की क्लोजिंग पे, ठीक है? ऋतिक, दैट्स वेरी सैड टू हियर, लेकिन ये तो थ्रू आउट फिर आपका नेट का प्रॉब्लम रहेगा ऑलमोस्ट। एज आई कैन सी इन योर आईडी, आप 81 बैच में इनरोल हुए हैं ना? अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो ऋतिक।
वानिया, ये स्लाइड्स मैं इनरोल्ड स्टूडेंट्स के एलएमएस पे अभी अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में। सानिया, कैंपस में फी पे करने का यही है कि आपने जिस दिन कैंपस जाना है क्लास लेने, यू हैव टू पे द फी इन कैश एंड देन यू वुड बी एबल टू टेक द क्लास। ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू द ऑनलाइन एनरोलमेंट। जी फादिया, इंशाल्लाह बस अभी करती हूँ, ये ब्रेक से सर आ जाए फिर उनको हैंड ओवर करके मैं भी अपलोड कर देती हूँ वहां पे। अब आज पूछे आपने क्या पूछना है। इश्मा, लेक्चर नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ वो तो इंक्लूडेड है, बुक्स परचेज करनी होंगी आपने, बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। जी जी समीर, ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन टीचर्स इस्लामाबाद की फैकल्टी होगी और पिंडी की। हफ्सा, मैं आपके लिए स्लाइड ओपन कर रही हूँ बेटा। महानूर, कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर द मीडियम ऑफ जूम, कोई डिफरेंस नहीं है। जी जी सानिया, जिन्होंने कैंपस में इनरोलमेंट करवानी है वो कैंपस में आके फी पे करेंगे। जी जी जूम यूजर कर सकते हैं, अगर आपने कैंपस में इनरोलमेंट करवानी है फिर तो ऑब्वियसली आप कैंपस में जाके अपनी फी पे कर दीजिएगा। जी जी इश्मा होगी। अब्बास, आई सेड गो ऑन वट एवर योर क्वेश्चंस आर, पूछें आप। ईमान, जब आप एनरोलमेंट करवाएंगे आपको एलएमएस मिल जाएगा, उसके बाद तो ग्रुप में भी शेयर होते हैं ये वाले नोट्स। लेकिन अभी मैंने ग्रुप बनाया नहीं है क्योंकि मैं बैच क्लोजिंग का वेट कर रही हूँ। अब्बास, मैं आपको नोआ का ऑफिशियल नंबर शेयर कर देती हूँ, उनसे कांटेक्ट कर लें आप। सानिया, ये सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की है आज क्लास, जिन्होंने कैंपस में एनरोलमेंट करवानी है उनकी होगी 10 से स्टार्ट इंशाल्लाह। जी रिदा, टिल फेब 2027 आपके फुल लेंथ मॉक पेपर्स एंड योर इवेलुएशन इज इंक्लूडेड इन द फी। अच्छा रिदा, मैंने आपको डिटेल्स शेयर कर दी थी ऊपर चैट पे। अभी आपकी चैट खुली तो मैंने देखा, रिगार्डिंग हॉस्टल। ओप्पो A3 सर ने आपको ब्रेक दी है टिल 8, फिर स्टार्ट होगी आपकी क्लास, स्टार्ट नहीं सॉरी रिज्यूम होगी आपकी क्लास। जी मोहम्मद अली, उसका कोई इशू नहीं है। फिजा, ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई है ना, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। मारिया, विद इन अ डे और टू, लाइक विद इन 2 days और 3 days बैच की क्लोजिंग हो जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होते हैं और मॉक टेस्ट फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इस फी में आपके फुल लेंथ पेपर्स हैं। ओप्पो A3 आज सिर्फ फरीद की ही क्लास है बेटा, उन्होंने आपको ब्रेक दी है, वो आएंगे क्लास रिज्यूम हो जाएगी। यस अहमद, जैसे ही बैच की क्लोजिंग होगी ना तो बैच नंबर 82 का टाइम स्लॉट अपना फॉलो होगा जो 2:30 से 5:30 है। बिस्मा, लाइव होती हैं क्लासेस, अगर मिस हो जाए तो वो फिर आपको अलाउ कर दिया जाता है नेक्स्ट बैच के साथ ले लें, लेकिन वैसे आपकी क्लासेस लाइव होती हैं। नो बिलाल, आपने फिर कैंपस में जाके लेनी है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। जी जी इश्मा, वो जब अनाउंस होंगी आपको बताया जाएगा।
नो अब्बास, रिकॉर्डिंग नहीं होती। नहीं सानिया, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टिल फेब 2027 इवेलुएशन मिलेगी, आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स मिलेंगे। जी जी बिलाल बोले। आई मीन लिखें। जी इश्मा, आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन टिल फेब 2027 आपके फुल लेंथ मॉक पेपर्स हर मंथ होंगे। एजे डोंट रेज योर हैंड, इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग चैट बॉक्स पे पूछ लें। बिलाल, आई सेड कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी, जो कैंपस में क्लासेस कमेंस होंगी वो 10 से होंगी। ये वाला लेक्चर वहां पे रिपीट होगा, ये भी सिर्फ ऑनलाइन सेशन के लिए, 81 और 82 बैच के लिए। जी सानिया, करवा सकते हैं। मायदा, फुल लेंथ सिलेबस को फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स कहते हैं, जिसमें पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है। और टेस्ट सीरीज अलग से अनाउंस होती हैं, वो इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होती, वो टॉपिक वाइज होती हैं। जी सानिया, जाहिर है जब आपको एक्सेस फेब 2027 तक मिल रही है तो आप जब मर्जी जो मर्जी इवेलुएट करवाएं। यू वेलकम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल आप लोगों की इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की क्लास होगी विद सर मजर इलाही, टाइम स्लॉट इज सेम 6 till 9। आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द लिंक बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा। सर अली शाह पढ़ाएंगे इंग्लिश ऐसे। नो एजे, देयर इज नो वीकेंड बैच। आपकी क्लासेस हर दिन होती है एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे मोस्टली। अब आपको सर अली शाह पढ़ाएंगे, मैंने आपको बता दिया। यस फादिया, आप लोग तो इनरोल्ड हो ना, आपको तो एलएमएस पे ही मिल जाएगा लिंक, एलएमएस पे होम पेज पे ही होता है डेली क्लास स्केड्यूल, वहीं पे मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। जी सानिया, आपको मैं बता चुकी हूँ हर मंथ होंगे मॉक एग्जाम टिल फेब 2027। एजे इट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी। और ऑनलाइन सिर्फ दो ही टाइम स्लॉट्स है हमारे पास, 2:30 से 5:30, 6 से 9, कोई मॉर्निंग बैच नहीं है बेटा। आई विश टू माही, आई विश दैट, बट थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। ऑनलाइन बैच की फी है 1,10,000 आयशा, और 4.5 to 5 months में होगा, इवेल्युएशन टिल फेब 2027 तक रहेगी, और सारे सब्जेक्ट्स होंगे उसमें। यू वेलकम इश्मा, खुश रहें। यू वेलकम सानिया।
You're welcome, Aisha. Zoologist Zubi, I do not know anything is regarding अभी तो. यस अब्बास, बुक्स टीचर्स ही आपको रेकमेंड करेंगे जो आपने परचेज करनी होगी. लेक्चर नोट्स तो टीचर्स अपने खुद के लेक्चर नोट्स शेयर करेंगे, लेकिन बुक्स वो जो रेकमेंड करें, आई वुड से कि आप पहली क्लास में टीचर्स रेकमेंड कर देते हैं तो आप आफ्टर रेकमेंडेशन ही बुक्स परचेज करें. हाँ, थैंक यू माही, थैंक यू सो मच. इसके अलावा मेरे बेटा कोई क्वेश्चन? अली अब्दुल्ला, चैट बॉक्स पे अस्मा नोआ सीएसएस सेलेक्ट करके पूछ लें, डोंट रेज योर हैंड. जी सानिया, उसकी अलग होगी. जी जी महानूर, वो चेंज होगी क्योंकि जाहिर है अफ्तार का टाइम होगा ना. जी जोलॉजिस्ट जुबिया सही है. माही कंफर्म नहीं होता, और एज सच मैं कोई रफ एस्टिमेट भी नहीं बता सकती आपको. नहीं आयशा, सेपरेट सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं होते. आइदर यू टेक द होल कोर्स और ओनली कंपल्सरीज. अलग से कोई सब्जेक्ट्स या अलग से ऑप्शनल्स भी ऑफर नहीं होते. जवेरिया कैंपस वाले कैंपस में जाके फी पे करेंगे बेटा. यू वेलकम माही. इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अली अब्दुल्ला, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द नेक्स्ट बैच या कितने आएंगे. मुजम्मिल, कुछ भी नहीं हो रहा इस बारे में. निकाल दें इसको अपने माइंड से. बेटा शुरू करें प्लीज, बिस्मिल्लाह रहमान जी रहीम. जी श्योर सर. अल्लाह अकबर. अच्छा, शी जिनपिंग की रोल की अब थोड़ी देर में आपको अलग समझ आ जाएगी. मैंने आपको यहां तक पढ़ाया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पहला सक्सेसफुल और बाइंडिंग एग्रीमेंट क्यों हुआ, उसके रीजन मैंने समझा दिए ना. अब एक और पॉइंट. फेलियर्स इन अचीविंग द कॉप 21 टारगेट्स. कॉप 21 के टारगेट्स अचीव करने में कितने फेलियर्स हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, द फाइंडिंग ऑफ ग्लासगो. ग्लासगो इंग्लैंड का हिस्सा है. स्कॉटलैंड में एक शहर का नाम ग्लासगो है. सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या सामने आई, पीछे कर लो बेटा. सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या सामने आई, नॉट अ सिंगल कार्बन एमिटर मेट द कार्बन कट ऑफ प्लान. किसी एक एमिटर ने भी कार्बन कट ऑफ प्लान को मीट नहीं किया. यूएस ने मीट नहीं किया, यूरोप ने मीट नहीं किया, कनाडा ने मीट नहीं किया, चाइना ने मीट नहीं किया, इंडिया ने मीट नहीं किया, किसी एक एमिटर ने भी मीट नहीं किया. इसी तरीके से किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी इसको मीट नहीं किया. किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी इस टारगेट को मीट नहीं किया. तो जो प्लान यानी कॉप 26 में क्या हुआ है,
5 years कंप्लीट हुए। COP26 में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होनी थी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज एंड कंपनीज, और सामने ये आया कि किसी एक मुल्क ने भी कार्बन कट ऑफ प्लान को मीट नहीं किया। यूएस ने नहीं किया, यूरोप ने नहीं किया, कनाडा ने मीट नहीं किया, चाइना ने मीट नहीं किया। इनको हुआ। उसके बाद किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी उसको मीट नहीं किया। एक दूसरी बात सामने क्या आई, द फंड्स एलोकेशन target was also missed by $22 billion। जो फंड्स एलोकेशन का जो टारगेट था वो भी $22 बिलियन शॉर्ट हुआ। कैसे? 78 बिलियन एलोकेटेड, 100 बिलियन के बजाय 78 बिलियन एलोकेट हुए, जिनमें से कोई मोर देन 11 बिलियन लेस पेमेंट की बाय यूएस। यूएस ने अपने 26 बिलियन के बजाय को 15 बिलियन के करीब दे दिए, और 11 बिलियन प्लस सिर्फ यूएस ने शॉर्ट यानी कम पे किए। अकेले यूएस ने 11 बिलियन प्लस कम के पे किए, फिर बकिया दुनिया जो है वो उन्होंने कम पे कर दिए। दूसरा बड़ा फैक्टर। तीसरा क्या सामने आया, द प्लांटेशन ड्राइव वॉज बैडली मिस्ड, बुरी तरह मिस किया। कैसे? ओनली 2 कंट्रीज मेट, सिर्फ 2 ममालिक ने मीट किया इसको, पाकिस्तान एंड अर्जेंटीना। पाकिस्तान और अर्जेंटीना ने उस टारगेट को मीट किया, बाकी किसी भी मुल्क ने मीट नहीं किया। एक तो कार्बनाइजेशन को जो कम करना था, डीकार्बनाइजेशन करनी थी, वो टारगेट भी किसी ने मीट नहीं किया। फंड्स एलोकेशन टारगेट भी मिस हुआ, और प्लांटेशन टारगेट भी मिस हुआ। ये तीन तो बड़ी बातें थी। रीजंस, ऐसा क्या हुआ, वाई यूएस मिस्ड, यूएस ने क्यों मिस मिस किया? ट्रंप पुल्ड आउट, सबसे बड़ी वजह, पुल्ड आउट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ट्रंप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गया। ही पुल्ड यूएस आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप के ओपिनियन है, सेज दैट क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। क्लाइमेट चेंज, इसमें मैंने तफसील में लिखा हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। ये क्या है? ये मिथ है, नॉट अ रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है। इट इज अ कंस्पिरेसी theory floated by चाइना। किस लिए? टू हिट यूएस डेवलपमेंट, यूएस ग्रोथ को रोकने के लिए। ये कंस्पिरेटोरियल थ्योरी है, मैं इसको नहीं मानता। इस क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया? इट हिट द यूएस इकोनॉमी बैडली। दूसरा वो क्या कहता है? सेकेंडली, इट हिट यूएस इकोनॉमी। एक तो कंस्पिरेसी तेरी है, और इसने यूएस इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया। कैसे? क्लीन एनर्जी इज एक्सपेंसिव, वो महंगी है। प्लस कार्बन टैक्स
makes production more expensive, उससे प्रोडक्शन मजीद महंगी हो जाती है। रिजल्ट क्या हुआ? यूएस प्रोडक्ट्स unable to compete with the products of China and the rest of the world। हमारे प्रोडक्ट दुनिया के मुकाबले में नहीं है, वो हमारे महंगे, उनके सस्ते हैं। क्यों? हमने कार्बन टैक्सेस लगा दिए, हमने क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया। क्लीन एनर्जी महंगी है। तो ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप सेज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। उसके तहत एक बड़ी बात क्या कहता है? रिवाइवल ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरिंग। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करेंगे। मतलब क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा करेंगे। तो उसके तहत उसने क्या कर दिया? पुल आउट किया फ्रॉम COP 21। COP 21 से निकल गया। फिर प्रोसेस ऑफ decarbonization was replaced with रिकार्बनाइजेशन। यानी डीकार्बनाइजेशन के बजाय अब क्या होने लगी? कार्बनाइजेशन वंस अगेन। यानी कार्बन गैसेस एमिशन जो कम हो रही थी अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप ने उस कमी को सिर्फ रोका नहीं, बल्कि कार्बनाइजेशन दोबारा रिज्यूम कर दी। कैसे? बैन ऑन कोल, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स रिमूव्ड, खत्म कर दिया। एनकरेज्ड, उनको एनकरेज किया टू ड्रिल मोर एंड मोर। वो क्या कहता है? ड्रिल बेबी ड्रिल, ये सब ने सुना होगा। सो क्या हुआ? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एमिटर वो कौन है? दैट इज यूएस। रिज्यूम्ड द इंक्रीज इन एमिशन। उसने एमिशन दोबारा बढ़ा दी। सेकेंडली, एक तो जब उसने एमिशन बढ़ा दी, तो दूसरा बड़ा मसला क्या हुआ साथ साथ में? यूएस द वर्ल्ड लीडर। यूएस क्या है? वर्ल्ड लीडर है। इट रिफ्यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ लीडर इन डीकार्बनाइजेशन। जो ओबामा के टाइम में डीकार्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, यूएस एज अ लीडर रोल प्ले कर रहा था। उस रोल से ट्रंप ने इनकार कर दिया कि हम ये रोल प्ले नहीं करेंगे। तो जब यूएस खुद निकल गया, ऑटोमेटिकली दुनिया के बकिया ममालिक भी क्या करने लगे? हमने देखा कि वो भी डीकार्बनाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। COP 30 ब्राजील में हुआ है, 2025 में हुआ है। उसका सबसे बिगेस्ट पॉइंट क्या है? यूएस
डिड नॉट पार्टिसिपेट। यूएस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यूएस कौन है? वर्ल्ड लीडर है, प्लस सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, प्लस वो गारंटोर है। वो गारंटोर है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग COP 21। यानी COP 21 डीकार्बनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने वाला कौन? यूएस। वही निकल गया। रिजल्ट क्या हुआ? एक, रीकार्बनाइजेशन बाय यूएस इटसेल्फ। एक तो ये हुआ। दूसरा, मोर कंट्रीज लेस इंटरेस्टेड इन डीकार्बनाइजेशन। कैसे? ईजी, फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेब सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया एंड मोर। उन्होंने क्या कहा? द कट इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एज पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नॉट फीजेबल फॉर देम। उसके लिए फीजेबल नहीं है। यानी उस शिद्दत से वो लोग कट नहीं कर सकते। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई। तीसरा हमने क्या देखा? अर्जेंटीना नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्टेड नहीं है इन द, क्या कहते हैं, डीकार्बनाइजेशन। एंड वो क्या कर रहा है? थिंकिंग ऑफ पुलिंग आउट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो जो एक सक्सेसफुल एफर्ट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ COP 21, उस COP 21 के सक्सेस को अब बुरी तरीके से हिट करने लगा है यूएस। ट्रंप कैसे? ऐसे। फोर्थ एक पॉइंट, फंड्स एलोकेशन में क्या होगा? ड्रास्टिक कट आएगा। ड्रास्टिक कट एंड फंड्स एलोकेशन। कैसे? फ्रॉम 2017 to 2021, Trump almost did not contribute। उसने कोई मेजर कंट्रीब्यूशन की नहीं। जो की थी तो वो तो ओबामा ने की थी। नाउ फ्रॉम 2025 to 2029, यूएस कंट्रीब्यूशन क्या होगी? वुड बी नेग्लिजिबल। वो शायद हो ही ना। और यूएस हैज टू कंट्रीब्यूट द मिनिमम 25%। तो जब यूएस कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, अदर्स वुड कट कंट्रीब्यूशंस टू। बच्चा भी कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे? वो भी कम करेंगे। मींस द वर्ल्ड हिट कंट्रीज, वो ममालिक जो हिट हो रहे हैं, वुड सफर मोर। अब अगर ट्रंप पे क्वेश्चन आया तो तुम लोग कर सको, मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? ऑन द अदर हैंड,
होप्स आर स्टिल अलाइव। होप्स अलाइव हैं। क्यों? एक, यूरोप follows the policy of net कार्बन जीरो। वो नेट कार्बन जीरो पे जा रहा है। नेट कार्बन जीरो का मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ कार्बन गैसेस बीइंग emitted would be neutralized by absorption। मतलब क्या? अमाउंट ऑफ emission would be neutralized by absorption। emission न्यूट्रलाइज्ड होगी बाय absorption। तो यूरोप ने क्या कहा कि हम नेट कार्बन जीरो अडॉप्ट करेंगे। मींस इसका मतलब क्या? यूरोप वुड कंटिन्यू द कट्स इन कार्बन गैसेस। कार्बन गैसेस में यूरोप कट करता रहेगा। और कब तक? बाय 2050 वो नेट कार्बन जीरो हो जाएगा। यानी जितनी इमिशन कर रहा है उतनी अब्जॉर्प्शन करेगा। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? सिंपल। अब्जॉर्प्शन इज बाय ट्रीज, बाय प्लांट्स। एक तरफ पे वो अब इमिशन को कट करेगा और दूसरी तरफ पे प्लांटेशन ज्यादा करेगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। और 2050 टारगेट है। बकिया दुनिया के ममालिक ने भी दिया, वो यहां पे लिखा हुआ है। दूसरी बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज चाइना इज गेटिंग रेडी टू प्ले द रोल ऑफ अ लीडर। वो लीडर का रोल प्ले करने के लिए तैयार होता जा रहा है। कैसे? एक, लार्जेस्ट सोलर इंडस्ट्री इन चाइना एंड एक्सपोर्टर इज चाइना। कितना? 80% of the overall solar panels produced and exported is by China। इसमें तीन बातें: प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड लोकल इंस्टॉलेशन। तीनों में 80% प्लस पे कौन है? चाइना है। दूसरा, ये इसमें शायद लिखा हुआ ना हो, ये मेरे साथ नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो भी करते हैं आप लोग। दूसरा, चाइना क्या कर रहा है? दैट इज वर्ल्ड emerging civil nuclear technology। वर्ल्ड emerging सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है चाइना। कैसे? फोर्थ जनरेशन है, जो कि क्या है? चीपर है एंड मोर एडवांस्ड है एज कंपेयर टू यूएस। तो इन चाइना एंड एलाई कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान में, सिविल न्यूक्लियर
रिएक्टर्स इंस्टॉल कर रहा है। दो। तीसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन प्रोड्यूसर, इंस्टॉलर, इंस्टॉलेशन भी कर रहा है, एंड एक्सपोर्टर चाइना बन गया है। और उसमें मजीद तेजी आ रही है। केस स्टडी कौन है? पाकिस्तान। जो विंड प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान। फोर्थ, वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय चाइना। 2025 के फिगर्स कोट कर रहा हूं। इन द ईयर 2025, ये सिर्फ ईवीज नहीं, टोटल कार्स, टोटल कार्स exported by China were 26 million। और ये क्या था? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा था। जापान कहां पे था? जापान 25 मिलियन पे था। जापान को वो क्रॉस कर गया। यूएस को कब का क्रॉस कर चुका है। ईवीज में BYD अहेड ऑफ टेस्ला। टेस्ला अमेरिका की कंपनी है, BYD चाइना की, उससे आगे निकल गया है। और कई सारे कंपनीज हैं चाइना की जो ईवीज पे है। BYD is on the top of the list। तो चाइना किस तरीके से क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहा है। एक और, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स एंड हाइडल जनरेशन। हाइडल जनरेशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन कर रहा है? चाइना। ये पॉइंट देंगे कितना? 3,000 प्लस डैम्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें एक और है, द थ्री गॉर्जियस डैम। ये एक ही डैम है। ऐसा गो ऑन। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चाइना इज ट्राइंग टू रिप्लेस यूएस या प्ले द रोल ऑफ अ लीडर। उसे क्या कर रहा है? एक, कट्स लोकल कार्बन गैसेस एमिशन कट्स। एक तो ये कर रहा है। सेकेंडली, हेल्पिंग द वर्ल्ड कंट्रीज विद क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के साथ दुनिया को हेल्प आउट करने की कर रहा है। ये भी हो गया। ये एक और कंसेप्ट है, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे और फिर आके क्वेश्चन आंसर लूंगा। पाकिस्तान पे भी थोड़ा सा बताना है मैंने। लॉस एंड डैमेजेस फंड्स COP 27 में हुआ था, शर्मुल शेख, शर्मुल शेख में, इजिप्ट। 2022 में, 2022 में हुआ था।
इसमें 60 कंट्रीज प्लस ने डिमांड किया फॉर द लॉसेस एंड डैमेजेस फंड। ये क्या है? ये 60 प्लस कंट्रीज ऐसे हैं जो कि दे आर द वर्स्ट इफेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्टिव हैं। पहला, फ्लड्स। और केस स्टडी कौन? केस स्टडी प्रेजेंट हुआ था केस स्टडी के तौर पे was पाकिस्तान। कौन से फ्लड्स? 2022 के फ्लड्स। ये कितने बड़े फ्लड्स थे मैंने ये लिखा हुआ है। 30 बिलियन डॉलर्स प्लस लॉस हुआ पाकिस्तान को। 36% एग्रीकल्चर डैमेज्ड हुआ, लिखा हुआ है। 1 मिलियन प्लस हाउसेस डैमेज्ड हुए, लिखा हुआ है। 12,000 प्लस किलोमीटर के रोड्स डैमेज हुए। 600 प्लस ब्रिजेस डैमेज हुए। एक लंबी लिस्ट ऑफ सच डैमेजेस। 3.6 मिलियन डिस्प्लेस कर गए। 36 मिलियन affected, directly or indirectly affected by the floods। एक तो ये। अब जब मैं पाकिस्तान बताएंगे कि पाकिस्तान को फ्लड्स क्या कहते हैं, क्लाइमेट से नुकसान क्या, तो ये आप ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज हमारे यहां आ रही है। पूरी दुनिया में आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही है। स्पेशली इन विंटर, विंटर में हमारे पास पानी की कमी आ रही है। सिर्फ विंटर में नहीं, विद द एक्सेप्शन ऑफ मनसून। मनसून के अलावा हमारे मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है। 8 to 9 मंथ्स हमारे पास पानी की कमी है। कितनी कमी है? 25% कैनाल बेस्ड लैंड इन सिंध गॉट बैरन, वो बैरन हो गई है। मोर देन 50% कट है इन द फ्लो ऑफ इंडस, जहलम एंड चिनाब। इन तमाम दरियाओं की फ्लो में 50% प्लस कट आया है अगेंस्ट द 1990s को। पुरानी बात नहीं, 1990 के मुकाबले में इतना बड़ा कट आया है। लैंड्स ऑन कच्ची कैनाल, ये बलूचिस्तान में है। कच्ची कैनाल बलूचिस्तान, उसमें क्या है? मोर देन 50% लैंड डज नॉट रिसीव एनफ वाटर फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए उसको पानी एनफ नहीं मिलता। सेम प्रॉब्लम है इन पंजाब एंड केपी एंड द रेस्ट। सो हम दो एक्सट्रीम्स को फेस कर रहे हैं, टू एक्सट्रीम्स। एक, फ्लड्स बिकॉज ऑफ मोर वाटर। दूसरा, वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज। फ्लड हमें किस तरह नुकसान दे रहा है वो बता दिया। वाटर स्कार्सिटी क्या करता है? फूड क्राइसिस क्रिएट करता है। फूड क्राइसिस क्रिएट करता है इन पाकिस्तान। दूसरा, लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन ऑफ पीपल। बलूचिस्तान से लोगों को माइग्रेट होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज।
सिंध के बहुत सारे इलाकों से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। हल पंजाब में लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो पाकिस्तान पे क्लाइमेट के जो दो सबसे बड़े असरात हैं वो ये दो हैं। तो लॉस एंड डैमेजेस फंड में पाकिस्तान एज अ केस स्टडी प्रेजेंट हुआ था। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई मुझ पे ये जो असरात आ रहे हैं उस असरात का मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं। उसका जिम्मेदार कौन है? द वर्ल्ड कार्बन एमिटर्स। जो कार्बन गैसेस को एमिट कर रहे हैं वो ममालिक जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, यूएन जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान इज सफरिंग बिकॉज द फ्लड्स, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन मिस्टेक्स बट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मेजर एमिटर्स। दुनिया के ममालिक गैसेस, कार्बन गैसेस एमिट कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिससे फ्लड्स आ रहे हैं, जिससे खुशकसाली आ रही है, और दोनों शदीद मसले हैं पाकिस्तान के लिए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा पाकिस्तान के मौके जब वो आए थे। और फिर COP27 शर्मुल शेख में भी कहा। देयर फोर पाकिस्तान को क्या हो? फंड्स एलोकेशन अंडर द लॉस एंड डैमेजेस फंड। पहले तो ये फंड एस्टेब्लिश किया जाए, फिर पाकिस्तान के लिए इसके तहत एलोकेशन बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि हम जितने भी स्टेप्स ले लें, हम फ्लड्स की इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकते, और ना हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। जिस शिद्दत के फ्लड्स आते हैं, 2010 के फ्लड्स, 2022 के फ्लड्स, 2025 के फ्लड्स, उसको हम कैसे रोकेंगे? उसके लिए डैम्स चाहिए, उसके लिए केनाल चाहिए। वो पैसे हमारे पास नहीं है, उसके लिए आप हमें फंड रिलीज करो। दूसरा, मोर, अच्छा, रीशेड्यूल कर दें, रीशेड्यूल द रीपेमेंट या ड्यू लोन्स। वो द ड्यू लोन्स जो हमने लोन पे करने हैं, उसके लिए हमें क्या कर दे? हमें टाइम दे दे, क्योंकि इस वक्त हम तो पे करने की पोजीशन में नहीं है। और फिर न्यू लोन्स शुड बी गिवन ऑन इजियर टर्म्स एंड कंडीशंस। इजियर टर्म्स एंड कंडीशन पर हमें लोन दिए जाए। और फिर हमने लोकली क्या किया है? 2025-26 बजट में, लास्ट मैगजीन में मैंने लिखा हुआ है, 25-26 बजट में एलोकेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए एलोकेशन हमने बढ़ा दिए हैं। कितने? जरा वो देख लो एक नजर। फिर एक और हम क्या कर रहे हैं? प्लांटेशन। प्लांटेशन हमारे ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स ऑफ पाकिस्तान 2014 से लेके 2018 तक 1 बिलियन ट्रीज हमने ग्रो किए, जिनमें सक्सेस रेशो क्या था? सक्सेस रेशो कि ये जो ग्रो कर गए, सक्सेस रेशो 86% है। ये कौन कहता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कह रहा है, UNFCC कह रहा है। 2018 से लेके 2022 तक हमने 1.5 बिलियन ट्रीज मजीद प्लांट किए, मोर ट्रीज। पाकिस्तान ने 20, यूं के पाकिस्तान मेट
पाकिस्तान मेट द बॉर्न चैलेंज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बॉर्न चैलेंज हमने मीट किया। पाकिस्तान हैज मेट द 2030 टारगेट ऑफ प्लांटेशन एंड गो ऑन। अब मेरे तरफ से लेक्चर खत्म, और हर किसी को हक है कि जिस किस्म का भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म करना चाहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका हक है। मैसेज इज ओपन टू ऑल, एंड मैं कुछ 10 एक सवालात लूंगा टिल 9, 20 मिनट मेरे पास है। तो जिनके सवाल है ओपनली क्रिटिसिज्म करें या क्वेश्चन भी पूछें। और यहां पे टेक्स्ट मैसेजेस, आई एम ओपन, आई एम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कहो जो कहना है। बच्चों, जिसने क्वेश्चन पूछना है ना, उसने अपना हैंड रेज करना है और मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। अब्बास, अनम्यूट योर माइक। सर ले लूं ना? जी जी, प्लीज प्लीज, बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ये पहले जो ये बताओ कि आपने। कुछ समझा भी सका हूं कि नहीं, या एमी मैं इतना जी चीखता सर, हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट यू वर वेरी पेशेंट इन डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो थैंक वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और दूसरी बात ये है कि जो आप हमें लेक्चर्स में बताते हैं और जो आप चीज़ें हमें सबको बताइए, क्या इनके लिए कोई एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं जो हम उन्हें जाके भी स्टडी कर सकें? मुझे अब नहीं पता कि अब आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट कितना डेवलप हुआ है या कितना होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यस, आई राइट अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, एंड आई राइट अ मैगजीन एवरी 3 मंथ्स। तो उसमें फॉर एग्जांपल लास्ट 2 मैगजीन में मैंने तकरीबन कोई 34 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो अब साल में जो 4 मैगजीन लिख लेता हूँ उसको बुक के फॉर्म में कंपाइल कर लेता हूँ। तो आई थिंक एफर्ट तो बहुत सारी हो रही है एक। उसके अलावा फिर मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी थोड़ा सा साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ, और कोशिश करें कि डॉन के एडिटोरियल पढ़ा करें ताकि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जी। वजाहत, अनम्यूट योर माइक। थैंक यू, इट्स अ वेरी बिग कमेंट। मुझे नहीं पता बेटा मैं ये डिजर्व करता हूँ कि नहीं। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग लेक्चर इन द पास्ट 23 years ऑफ माय लाइफ। थैंक यू बेटा। आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस स्टेटमेंट, बट थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलाम। हाँ सर, उम्मीद थी कि आप खैरियत से होंगे सर। आपका लेक्चर सुन के बहुत ही मज़ा आया, सही तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। जो मेरी कन्फ्यूजन्स थी कोप के हवाले से, मेरा सब्जेक्ट इससे रिलेट करता है, फॉरेस्ट्री है, तो हम इसमें पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं जानता था आपने बताया सर। जी वेलकम। बहुत अच्छा लगा सर। मेरा सवाल